हे दोस्तों, अगला सवाल है हमारा BEE मॉड्यूल 3 का। स्टेट द डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर, डिस्कस द कंस्ट्रक्शन एंड जनरल प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मर। ये 7 मार्क्स का है। ये लेक्चर आप स्किप बिल्कुल मत कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसमें देखिए 3 पॉइंट्स को पूछा गया है कि स्टेट डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर के क्या टाइप्स है उसको बस स्टेट करना है, एक्सप्लेन नहीं करना है। और डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन, उसका कंस्ट्रक्शन क्या है और उसके प्रिंसिपल क्या है। बहुत ही सिंपल और इजी वे में नोट्स है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर कैन बी क्लासिफाइड ऑन द डिफरेंट बेसिस। तो ये चीज़ें आप थोड़ी सी मेमोराइज कर ले तो बहुत बढ़िया है। ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे 2 तरीके के ट्रांसफार्मर यहाँ पे बोली जा रही है, कोर टाइप ट्रांसफार्मर और एक सेल टाइप ट्रांसफार्मर। बस स्टेट करना है तो ये आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, कोर टाइप और सेल टाइप ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ वोल्टेज कन्वर्जन, ये तो आपको पता ही होगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप में वोल्टेज आउटपुट के रूप में ज़्यादा मिलता है और डाउन में कम मिलता है। ठीक है, वैसे ट्रांसफार्मर तो आप समझते हैं ना, ट्रांसफार्मर क्या है, जो वोल्टेज को रेगुलेट करता है, ट्रांसफॉर्म करता है। ठीक, कि वोल्टेज कम चाहिए या ज़्यादा चाहिए, तो ये सिंपल है। तो दूसरा पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा, वोल्टेज कन्वर्जन के हिसाब से स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन। तीसरा पॉइंट क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ सप्लाई। तो किस तरीके से सप्लाई दे रहे हैं हम ट्रांसफार्मर में, तो वहाँ पर आपका आता है सिंगल फेज ट्रांसफार्मर और दूसरा आ गया आपका 3 फेज ट्रांसफार्मर। ये ध्यान में रखिएगा। और चौथा पॉइंट क्या है, डी पॉइंट, ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूज। तो उसके यूज केसेस के हिसाब से देखिएगा, पहला है आपका पावर ट्रांसफार्मर, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, तीसरा है आपका करंट ट्रांसफार्मर जिसको सीटी लिख दिया आपने क्वेश्चन में, और चौथा है आपका पोटेंशियल ट्रांसफार्मर पीटी। ये बहुत ही सिंपल है, बस इसको स्टेट करना है ना, तो आप इसको सिंपली एज ए याद करके लिख लीजिएगा। ठीक है। अच्छा, लास्ट पॉइंट में ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो ब्लैक पेन लिया है ना मैंने, वो हाईलाइटेड पार्ट के लिए लिया है। एग्जाम में ब्लैक पेन बिल्कुल अलाउ नहीं होता है। ठीक है, खैर ये चीज़ आपको पता भी होगी। अब अगला पॉइंट क्या है, इसके कंस्ट्रक्शन को देखते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर, ये जो डायग्राम है ना, आप इसको 2-3 बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। सबसे पहले यहाँ पर एक टैंक बनाना होगा आपको, जो इस तरीके से हमने एक टैंक बना दिया जिसको आप ट्रांसफार्मर टैंक बोलते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने नाम इसको डिनोट किया है, ट्रांसफार्मर टैंक। अब ट्रांसफार्मर टैंक के अंदर आपका ये जो एक कोर है, जो कि सॉफ्ट आयरन का बना होता है या फिर लेमिनेटेड कोर भी बोलते हैं। ठीक है, सॉरी, लेमिनेटेड आयरन का कोर भी बोल सकते हैं, हाँ वो भी बोल सकते हैं। इस पे देखिए प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। प्राइमरी वाइंडिंग यहाँ से देखिए जो इस कोर, जो आपका कोर के लेफ्ट साइड में जो लपेटा गया है वायर को, इसको प्राइमरी वाइंडिंग बोलते हैं और राइट साइड वाले को सेकेंडरी वाइंडिंग बोलते हैं। प्राइमरी वाइंडिंग में देखिए आपको 2 टर्मिनल निकाला है हमने, तो इस तरीके से आप वायर के माध्यम से 2 टर्मिनल निकालिएगा, प्राइमरी टर्मिनल के रूप में यहाँ पे दर्शा दीजिएगा। सेकेंडरी वाइंडिंग में भी देखिए 2 टर्मिनल है जिसको सेकेंडरी टर्मिनल बोलते हैं और प्राइमरी को तो प्राइमरी टर्मिनल बोलते हैं। इन दोनों को आप बसिंग्स भी बोलते हैं, बसिंग्स, ये नाम आप ध्यान में रखना। प्राइमरी टर्मिनल और सेकेंडरी टर्मिनल को बसिंग्स भी बोलते हैं। ये चीज़ आप समझ में आई। और ये जो आपका कोर बनाया गया है, यहाँ से मैंने यहाँ पे दिखा दिया कोर है, और जो ये वायर आपको वाइंडिंग के रूप में देखा गया है, ये आपका प्राइमरी वाइंडिंग हो गया और यहाँ से आपका सेकेंडरी वाइंडिंग हो गया। अगला पार्ट क्या है कि देखिए ट्रांसफार्मर टैंक जो है ना, इसके अंदर ऑयल भरा हुआ है, जो कि मैंने पेंसिल से डार्क किया है। आई होप शायद कैमरे में दिख रहा हो। ये जो जितना ये ब्लैंक चीज़ें दिख रही है ना, ये सारे इसमें ऑयल भरे हुए हैं जिसको ट्रांसफार्मर ऑयल बोलते हैं। यहाँ से ऑयल का एक पाइप है जिसको यहाँ पर एक सिंपली सर्कल बना देना, जिसको आप ऑयल कंजर्वेटर बोलते हैं इसको हम, और ऑयल कंजर्वेटर में ही एक ब्रीदर लगा देते हैं। ठीक है, अभी समझेंगे इसके कंस्ट्रक्शन पार्ट में। तो ये सिंपली आप एक सर्कल बनाकर, जिसको ऑयल कंजर्वेटर बोलते हैं, और यहाँ से आप एक ट्यूब लेकर के ट्रांसफार्मर टैंक से जोड़ देना, और ऑयल कंजर्वेटर से यहाँ से भी एक ट्यूब लेकर, जिसको हम ब्रीदर बोलते हैं। लास्ट में आपका टैंक का आउटलेट है। ये खैर इतनी चीज़ें आपको समझ में आई। तो इसके कंस्ट्रक्शन में देखते हैं। पहला पार्ट है आपका कोर, जो कि ये दिख रहा है आपका। इट इज़ मेड विथ लेमिनेटेड सॉफ्ट, ये सॉफ्ट है, सॉफ्ट आयरन दैट प्रोवाइड पाथ फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स। ये सिंपल चीज़ें है ना, अगर आप कंस्ट्रक्शन याद कर लेते हो तो लिख भी लोगे। तो कोर क्या है, जो कि लेमिनेटेड सॉफ्ट आयरन होता है। लेमिनेटेड का मतलब होता है ना, आयरन के लेयर्स होते हैं, 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर, इसको एक तरीके से अरेंज कर दिया जाता है, जिसको लेमिनेटेड वर्ड बोलते हैं इसको। तो लेमिनेटेड सॉफ्ट आयरन है ये, और ये क्या करता है, प्रोवाइड पाथ फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स। तो प्राइमरी वाइंडिंग से जो आप सप्लाई देते हैं, जो कि जाहिर सी बात है फ्लक्स उत्पन्न होता है, और ये
कोर जो है उसको एक पाथ के रूप में काम करता है। तो दैट प्रोवाइड पाथ फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स। दूसरा है आपका प्राइमरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग देखिए यहाँ पे, प्राइमरी वाइंडिंग इट इज कनेक्टेड द एसी इनपुट सप्लाई। तो प्राइमरी वाइंडिंग आपका एसी इनपुट सप्लाई से कनेक्ट होता है एंड प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फ्लक्स इन द कोर। तो ये प्राइमरी वाइंडिंग एसी सप्लाई से कनेक्ट होगा और इसमें आपका मैग्नेटिक फ्लक्स को प्रोड्यूस करेगा, चाहे क्रिएट करेगा। सेकेंडरी वाइंडिंग क्या करता है, इट इज कनेक्टेड टू द लोड और आउटपुट। ये जो आपका सेकेंडरी वाइंडिंग होता है ना, ये लोड या आउटपुट के तौर पर कि जितना आप जो एसी सप्लाई दे रहे हैं तो आपको कितना वोल्टेज चाहिए या कितना कम वोल्टेज चाहिए, तो आउटपुट के रूप में ये चीज़ें सेकेंडरी वाइंडिंग काम करता है। तो इट इज कनेक्टेड टू द लोड और आउटपुट इट इज रिसीव्स इंड्यूस ईएमएफ फ्रॉम चेंजिंग फ्लक्स। तो इसके अंदर जो फ्लक्स उत्पन्न हुए, जाहिर सी बात है फ्लक्स वेरिंग फ्लक्स होंगे, ठीक है ना, जहाँ भी एसी सप्लाई होगा वेरिंग फ्लक्स हो गए। तो वेरिंग जो फ्लक्स है वो क्या करता है, रिसीव करता है आपका सेकेंडरी वाइंडिंग इंड्यूस ईएमएफ फ्रॉम चेंजिंग फ्लक्स। तो इट रिसीव्स इंड्यूस ईएमएफ फ्रॉम चेंजिंग फ्लक्स, ठीक है। उसके बाद ट्रांसफार्मर टैंक या ऑयल। तो देखिए ट्रांसफार्मर टैंक इज कंटेनर दैट होल्ड्स कोर एंड वाइंडिंग। ये होल्ड है, ठीक है, होल्ड्स कोर एंड वाइंडिंग। तो जो कोर है आपका, इसके अंदर देखिए कोर है, वाइंडिंग है, तो एक कंटेनर के तौर पे काम करता है आपका ट्रांसफार्मर टैंक और इन दोनों पार्ट्स को अंदर के मटेरियल को होल्ड करता है। और जो ऑयल है, ध्यान से देखिएगा, ये ट्रांसफार्मर ऑयल है आपका, जिसको मैंने पेंसिल से डार्क किया है, शायद दिख रहा हो। तो ये जो आपका ऑयल है ना, वो इंसुलेशन का काम करता है, कूलिंग एंड इंसुलेशन का काम करता है ये ऑयल, ठीक है ना। तो जब भी आपने अगर ट्रांसफार्मर देखे होंगे तो वहाँ पे देखिए ट्रांसफार्मर का ऑयल भी भरा रहता है ट्रांसफार्मर में। और देखिए नीचे आपका है टैंक आउटलेट, ये भी आप यहाँ से बना देना, ठीक है, टैंक आउटलेट। लास्ट चीज़ है आपका कंजर्वेटर और ब्रीदर। ये दो चीज़ें यहाँ पर है, कंजर्वेटर। तो सिंपली लिख देना आपके कंजर्वेटर स्टोर्स सम एक्स्ट्रा ऑयल। यहाँ पर देखना ये कुछ एक्स्ट्रा ऑयल्स को ये स्टोर करता है, ठीक है। और ब्रीदर जो होता है ना, ब्रीदर एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर फ्रॉम एयर। तो ब्रीदर एक बाहर लगा रहता है ट्रांसफार्मर में, जो कि बाहर के जो मॉइस्चर होते हैं ना उसको एब्जॉर्ब करता है। हालांकि देखना ट्रांसफार्मर जब वर्क करता है ना, तो जब एसी सप्लाई दी जाती है ना, तो अंदर की चीज़ें बहुत ही गर्म हो जाते हैं, इसलिए उसको कूलिंग रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो वहाँ पर हम ट्रांसफार्मर ऑयल रखते हैं और ये ऑयल कंजर्वेटर में आपका एक ये ऑयल कंजर्वेटर हो गया और ब्रीदर हो गया, ये सारी चीज़ें ना इसको कूलिंग के लिए सहायता करते हैं। कई बार देखना ट्रांसफार्मर्स में फैन भी लगे होते हैं। खैर ये चीज़ें आप कंस्ट्रक्शन में आप देख लेना 5 पॉइंट से, कोर, प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग, ट्रांसफार्मर टैंक एंड ऑयल, कंजर्वेटर एंड ब्रीदर, ठीक है। तो इस तरीके से ही आप डायग्राम बना लेना। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पर, जो है हमारा इसका वर्किंग प्रिंसिपल, ठीक है। वर्किंग प्रिंसिपल क्या है उसको देख लेते हैं। तो सिंपली जो ट्रांसफार्मर का आपने डायग्राम बनाया था ना, इस तरीके से यही वाला पार्ट को आप यहाँ रख देना। ये आपका है कोर है, ठीक है। मैं चीज़ें थोड़ी ब्लू पेन से लिख दिया हूँ, हालांकि रेड पेन भी यूज करते, थोड़ा और हाईलाइट दिखता नोट्स कोई बात नहीं। ये आपका कोर हो गया, ठीक है। अब कोर में आपका प्राइमरी वाइंडिंग देखना है, इस तरीके से मैंने लिखा है, और सेकेंडरी वाइंडिंग भी आप इस तरीके से दे देना। ये वायर को किस तरीके से लपेटा गया, 1-2 बार प्रैक्टिस जरूर करें। अच्छा, इस कोर में देखिए चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स जो आपका आ रहा है प्राइमरी वाइंडिंग से, और प्राइमरी वाइंडिंग में हम एसी सप्लाई दे रहे हैं, और सेकेंडरी वाइंडिंग से आपका आउटपुट वोल्टेज जो हमें मिलेगा या फिर लोड कनेक्ट कर देंगे आउटपुट के तौर पर। तो ये कंस्ट्रक्शन आपने समझ गए ना। प्रिंसिपल में आप सिंपली ये डायग्राम आप जरूर बनाइए। अब देखिए इसके प्रिंसिपल क्या है। तो यहाँ पे देखिए, अ ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन विच बेस्ड ऑन द फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जो आपके फैराडे वैज्ञानिक थे ना, उन्होंने म्यूचुअल इंडक्शन का भी एक प्रिंसिपल दिया था। अगर आपको पता हो इंडक्शन क्या होता है, मैं बताता हूँ। देखिए एक कोयल है आपका, थोड़ा समझ लीजिएगा, ठीक है। ये आपका एक कोयल है, यहाँ पर आप एसी सप्लाई देते हैं, ठीक है, एसी सप्लाई देते हैं, तो जाहिर बात एसी सप्लाई है, तो इस कोयल में आपका एक मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न हुआ। अब ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है ना, इस कोयल के नज़दीक अगर आप दूसरा एक कोयल रख देते हैं ना, तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स जो है ना, इस कोयल 1 में, ये कोयल 1 है, कोयल 1 में आ रहा है ना, ये कोयल 2 में भी जाता है अगर इसके आप नज़दीक रखे हो। तो होता क्या है, इसमें तो इंड्यूस ईएमएफ होता ही है, मतलब सॉरी, इसमें तो ईएमएफ इंड्यूस तो होता ही है ये कोयल 1 में। कोयल 2 में भी आपका ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, इसको ही हम म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं। तो म्यूचुअल इंडक्शन क्या है? म्यूचुअल इंडक्शन इज प्रॉपर्टी टू जनरेट ईएमएफ इन कोयल 2, ठीक है, या फिर कि उसके निकट जो कोयल है उसमें ईएमएफ इंड्यूस होना है। ये ऐसे नेचर में देखा गया ना,
तो उसको म्यूचुअल इंडक्शन बोल देते हैं। तो ये ध्यान रखना कि ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन विच बेस्ड ऑन द फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई। एक एक पॉइंट और बोलता हूँ, देखना, ट्रांसफार्मर हमेशा एसी पर काम करता है, डीसी पर कभी काम नहीं करता है। ये बात आप हमेशा याद रखिएगा और इसके रीजन भी आपको पता होंगे। एसी पर ही तो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी करेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी करता है तभी ईएमएफ आपका इंड्यूस होता है, इसलिए एसी पर काम करता है ट्रांसफार्मर। दूसरा क्या है कि व्हेन एसी सप्लाई इज गिवन टू द प्राइमरी वाइंडिंग इट क्रिएट्स अ चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इन द कोर। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया कि जब एसी सप्लाई आपको प्राइमरी वाइंडिंग में देते हैं तो यहाँ से आपका चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स कोर में क्रिएट हो जाता है। देखिए, दिस चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्स विथ सेकेंडरी वाइंडिंग थ्रू द लेमिनेटेड कोर। तो जो चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स है ये क्या है, जो लिंक किया है सेकेंडरी वाइंडिंग से, किसके जरिए, ये जो आपका कोर है लेमिनेटेड कोर जो कि सॉफ्ट आयरन का बना होता है उससे लिंक किया है। ये जो कोर होता है ना, जो आपका सॉफ्ट आयरन का होता है, ये ना इसके पास टेंडेंसी होती है मैग्नेटिक फ्लक्स को अट्रैक्ट करने की, इसलिए ये पाथ के काम करता है। तो आपको वहाँ पे सॉफ्ट आयरन लगा देते हैं, सॉफ्ट कॉपर भी लगा देते हैं। ठीक है, तो द चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्स विथ सेकेंडरी वाइंडिंग थ्रू द लेमिनेटेड कोर ड्यू टू दिस या ड्यू टू विच, जिसकी वजह से होता क्या है कि एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी वाइंडिंग कॉल्ड म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स जो सेकेंडरी वाइंडिंग में गया तो सेकेंडरी वाइंडिंग में एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। ठीक है, जिसको हम म्यूचुअली इंड्यूस ईएमएफ बोलते हैं। हालांकि म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है तो म्यूचुअली इंड्यूस ईएमएफ बोल देते हैं। अच्छा, ये चीज़ें मैंने एक पिछले वीडियो में मैंने बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में फैराडेज लॉ के, कि जब आपका सर्किट क्लोज होता है ना तो वहाँ पर एक इंड्यूस करंट फ्लो होने लगता है। तो यही बात यहाँ पे आप लिख देना कि द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ। अच्छा, एक और पॉइंट ध्यान में रखिए, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ टर्न्स इन द वाइंडिंग। देखिए, वाइंडिंग में जो आपका ईएमएफ इंड्यूस हुआ ना सेकेंडरी वाइंडिंग में, ये डिपेंड करता है कि इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं। ठीक है, यहाँ पर वो बात बोली जा रही है कि इफ सेकेंडरी वाइंडिंग सर्किट इज क्लोज देन अ म्यूचुअली इंड्यूस्ड करंट फ्लोज थ्रू इट। तो देखना, सेकेंडरी वाइंडिंग जब आपका क्लोज रहेगा तो वहाँ पर एक इंड्यूस करंट फ्लो होगा जिसको म्यूचुअली इंड्यूस करंट बोल देते हैं। तो सिंपल यही इसका प्रिंसिपल है ट्रांसफार्मर का। लास्ट पॉइंट ये रहा कि दस अ ट्रांसफार्मर ट्रांसफर इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर थ्रू म्यूचुअल इंडक्शन। तो म्यूचुअल इंडक्शन के थ्रू ये अपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करता है विदाउट चेंजिंग फ्रीक्वेंसी। ये मेन पॉइंट है। विदाउट चेंजिंग फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हुआ, ये जो आपका है ना पहला टर्मिनल है, मान के चलो ये आपका प्राइमरी वाइंडिंग है, प्राइमरी वाइंडिंग, और ये आपका सेकेंडरी वाइंडिंग है। ठीक है, मान के चलना ये बीच में आपका लेमिनेटेड कोर है इस तरीके से। ठीक है यार, मैंने थोड़े गंदे बना दिए। प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग में तो देखना, इंडिया में तो सिर्फ 50 हर्ट्ज पे आप एसी सप्लाई देते हो। तो देखना, मान के चलो यहाँ पे 2 से 30 वोल्ट का सप्लाई दिया आपने और हमें आउटपुट में चाहिए 150 वोल्ट। ठीक है, 150 वोल्ट जो कि यह स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हुआ। तो अगर ये 50 हर्ट्ज यहाँ पर आपने फ्रीक्वेंसी दी तो ये फ्रीक्वेंसी हमेशा थ्रू आउट द प्रोसेस 50 हर्ट्ज ही रहेगा। तो फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होगा, ये हमेशा ध्यान में रखना। जितनी फ्रीक्वेंसी सेकेंडरी वाइंडिंग में रहेगी चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स की, उतना ही फ्रीक्वेंसी जो आपने सप्लाई में दिया था उतना ही रहेगा। तो फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होगा। तो एक सिंपल सा प्रिंसिपल है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पर एक बार फिर से देख लेना कि प्राइमरी वाइंडिंग में सप्लाई जोड़ते हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है सेकेंडरी वाइंडिंग में जाता है और यहाँ से इंड्यूस ईएमएफ हो जाता है, मतलब ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। और अगर सेकेंडरी वाइंडिंग सर्किट आपका क्लोज है तो इसमें एक करंट जिसको इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं, म्यूचुअली इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं, और इस तरीके से इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक सर्किट से दूसरे सर्किट में ट्रांसफर हो जाता है। यहाँ पे आपका आउटपुट वोल्टेज जो आउटपुट के तौर पर इससे हम ले लेते हैं। तो स्टेप डाउन ट्रांसफर हो गया, स्टेप अप ट्रांसफर हो गया, ये सारे प्रकार भी है ट्रांसफार्मर के, ध्यान में रखना। तो ये सिंपल रहा इसके प्रिंसिपल। आई होप कि चीज़ें समझ में आ गई होंगी। धन्यवाद, मिलेंगे अगले इंपॉर्टेंट सवालों में। बाय।